हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम आरएएस प्री के साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट में जो बायोटेक्नोलॉजी वाला जो चैप्टर चल रहा है हमारा, उसके अंतिम चरण में हैं और आज चैप्टर का समापन हो जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम। कल हमने एक क्वेश्चन छोड़ा था। क्वेश्चन था कि किन किन क्षेत्रों में जैव प्रौद्योगिकी उपयोगी है। देखिए, जिन स्टूडेंट ने पिछली जितनी भी कक्षाएं ली हैं उन सब में मैंने बताया है कि कृषि में भी जैव प्रौद्योगिकी उपयोग में आती है, पर्यावरण में भी उपयोग में आती है, चिकित्सा में उपयोग में आती है। तो कृषि, चिकित्सा, पर्यावरण और लगभग वे सभी क्षेत्र जो मानव के लिए उपयोगी हैं, उन सभी क्षेत्रों में बायोटेक्नोलॉजी उपयोग में आती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी। चलिए, तो आज की हम क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, लगभग चैप्टर कल ही समाप्त हो चुका था, लेकिन कुछ पॉइंट जो रह गए थे या एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, आज हम उन सब के बारे में बात करेंगे। और एग्ज़ाम की दृष्टि से जो पॉइंट जितने भी इम्पोर्टेंट होते हैं वो सामान्यतः परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है कि जैव प्रौद्योगिकी शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले हंगरी के कृषि वैज्ञानिक, कृषि इंजीनियर या कृषि वैज्ञानिक बोल सकते हो आप उनको, तो कार्ल इराकी ने किया। ये कहाँ के रहने वाले थे? हंगरी के रहने वाले थे। थोड़ा डीप क्वेश्चन हो जाएगा कहाँ के रहने वाले थे, लेकिन ये क्वेश्चन तो आपसे पूछा जा सकता है कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया। बायोटेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग कार्ल इराकी ने किया। किसने किया? कार्ल इराकी या एरेकी, एक ही बात है। तो ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा हेर फेर हो जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम बात करते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी में क्लोनिंग मेथड अपनाया जाता है। क्लोनिंग द्वारा आनुवंशिक समान जीवों का निर्माण किया जाता है। यानी क्लोनिंग का अर्थ ये होता है कि उन सभी जीवों का निर्माण करना जो आनुवंशिक रूप से क्या है, समान है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? क्लोनिंग कहते हैं। और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण है 1996 में विकसित किया गया डॉली नाम की भीड़ का जो क्लोन है वो विकसित किया गया था। देखिए, पिछली जो आरएएस भर्ती परीक्षाएं हुई हैं उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि डॉली नामक जो क्लोन है वह कब विकसित किया गया था। तो 1996 में डॉली नामक जो क्लोन है वह विकसित किया गया था। 1996 में डॉली नामक क्लोन जो है वैज्ञानिकों ने विकसित किया था क्लोनिंग मेथड के द्वारा। और उसके बाद पॉली भेड़ आई, फिर उसके बाद मोली आई, तो डॉली, पॉली, मोली, इस तरह से हम एक सीक्वेंस याद रखते हैं। और मान लीजिए एग्जाम में 1996 ऑप्शन में ना हो, 1997 हो, तो कभी कभी वो भी राइट मान लिया जाता है। तो वैसे इसकी जो राइट जो ईयर है, वास्तविक जो साल है वह है 1996। वह क्या है? 1996 में इसका क्या किया गया था? आविष्कार किया गया था और क्लोनिंग मेथड से 1996 में डॉली भीड़ को बनाया गया। आगे हम बात करें स्टेम सेल तकनीक, स्टेम सेल टेक्नोलॉजी। स्टेम सेल से अंगों की मरम्मत और पुनर्निर्माण किया जा सकता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि यदि किसी भी व्यक्ति के स्टेम सेल को सुरक्षित रख लिया जाए तो भविष्य में उस व्यक्ति के शरीर का कोई भी अंग खराब होता है तो उसकी मरम्मत की जा सकती है, रिपेयरिंग की जा सकती है। और क्लोनिंग मेथड के द्वारा या फिर बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा उस अंग का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। अभी देखिए, इस कार्य में सफलता वैज्ञानिकों को नहीं मिल पाई है, केवल ये अनुमान लगाया गया है। लगातार इसमें रिसर्च जारी है, खोज जारी है। इन फ्यूचर देखने को ये मिल सकता है कि स्टेम सेल से मानव के जो है वह अंगों का पुनर्निर्माण किया जा सके। यही कारण है कि स्टेम सेल बैंक भी बनाई गई हैं, जहाँ पर विभिन्न लोगों के स्टेम सेल को क्या रखा जाता है? सुरक्षित रखा जाता है। आगे हम बात करें बैक्टीरिया जैसे एस्चेरिकिया कोलाई, ई कोलाई को बायोटेक्नोलॉजी में बड़े पैमाने पर प्रोटीन उत्पादन, औद्योगिक एंजाइम निर्माण और टीके बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, इसको आप याद रखो कि ऐसा कौन सा बैक्टीरिया है जो बड़े पैमाने पर प्रोटीन निर्माण करता है, औद्योगिक एंजाइमों का निर्माण करता है और टीके का निर्माण करता है। तो ई कोलाई है, एशेरिकिया कोलाई। एशेरिकिया कोलाई या एस्चेरिकिया कोलाई जो जीवाणु है वह प्रोटीन निर्माण का कार्य करता है, औद्योगिक एंजाइम का निर्माण करता है और टीके का निर्माण करता है। एक बार हम रिवाइज करें, हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है। बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया है? कार्ल इराकी ने दिया है। क्लोनिंग में सबसे पहली जो क्लोन है वो डॉली नामक भेड़ है, जिसे 1996 में बनाया गया। स्टेम सेल तकनीक से अंगों की रिपेयरिंग की जा सकती है और अंगों का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। और टीके निर्माण के लिए, प्रोटीन निर्माण के लिए, औद्योगिक एंजाइम निर्माण के लिए कौन से जीवाणु का उपयोग किया जाता है? तो एस्चेरिकिया कोलाई, ई कोलाई जीवाणु का उपयोग किया जाता है। बायोटेक्नोलॉजी में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है इसका, और यह सबसे ज़्यादा प्रभावशाली जीवाणु भी है बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत। आगे हम बात करें
बायोटेक्नोलॉजी में इंसुलिन का निर्माण किया गया है। जेनेटिक मॉडिफाइड बैक्टीरिया का उपयोग कर मानव इंसुलिन का उत्पादन होता है, जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। देखिए, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृत्रिम इंसुलिन का निर्माण किया गया है, वह कृत्रिम इंसुलिन का नाम है ह्यूमुलिन। क्या नाम है? ह्यूमुलिन। तो बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा जो कृत्रिम इंसुलिन बनी है, उसका नाम क्या है? ह्यूमुलिन इंसुलिन का निर्माण किया गया है। वो भी किससे? बायोटेक्नोलॉजी से। बायोटेक्नोलॉजी से हमने चावल की किस्म बनाई है गोल्डन राइस, जिसमें विटामिन ए पाया जाता है। तो विटामिन ए की कमी से निपटने के लिए विकसित एक ट्रांसजेनिक चावल है। इसमें बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। गोल्डन राइस में क्या पाई जाती है? बीटा कैरोटीन की मात्रा पाई जाती है। स्टेम सेल थेरेपी, अभी हम बात कर रहे थे कि शरीर की क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत के लिए स्टेम सेल का उपयोग किया जाता है। इससे कई बीमारियों के उपचार में प्रयोग किया जा रहा है। पार्किंसन, कैंसर और मधुमेह, यानी कि वर्तमान में जो अनुसंधान जारी है, वो किन किन रोगों के लिए जारी है? पार्किंसन है, कैंसर है, मधुमेह है, और मैं अभी अभी बता रहा था आपको कि अंगों का पुनर्निर्माण भी स्टेम सेल से क्या किया जा सकता है, आने वाले भविष्य में किया जा सकता है। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, ये ऐसे प्रोटीन होते हैं जो शरीर के इम्यून सिस्टम की मदद करते हैं और कैंसर या अन्य बीमारियों के नुकसान से हमें क्या होते हैं? बचाते हैं। तो कैंसर के इलाज के लिए बायोटेक्नोलॉजी में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, गोल्डन राइस भी इंपॉर्टेंट है, मोनोक्लोनल इम्पोर्टेंट है कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी किस काम में आती है? कैंसर के उपचार में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग किया जाता है। बीटी कॉटन के बारे में हम कई बार चर्चा कर चुके हैं कि यह कीटों से सुरक्षा करने के लिए बैसिलस thuringiensis का जीन ट्रांसफर किया गया है कपास के पौधे में। तो ये बैसिलस thuringiensis नामक जीवाणु से जीन डाला गया है, जो कीटों से क्या करता है? सुरक्षा करता है। और मैंने आपको बताया था, इसमें क्राई प्रोटीन मिलती है, जो कीटों के आंत्र में जाती है, और जो क्राई प्रोटीन के क्रिस्टल बनते हैं, जिससे आंत्र क्या हो जाती है? फट जाती है। आगे हम बात करें, कृत्रिम इंसुलिन का नाम क्या है? ह्यूमुलिन। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है, इसको आप याद रखो। कृत्रिम इंसुलिन को क्या बोलते हैं? ह्यूमुलिन कहते हैं। बायो इन्फॉर्मेटिक्स उपकरण, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था कि ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट का संबंध किससे है? तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स से है ब्लास्ट का संबंध, जिसमें किसी जीव की सूचना के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर उसमें आनुवंशिक रूप से सुधार करने की कैसी कैसी प्रक्रिया है, उन्हें बायो इन्फॉर्मेटिक्स हम के बोलते हैं। तो ब्लास्ट तकनीक की फुल फॉर्म होती है बेसिक लोकल अलाइनमेंट सर्च टूल। इसका उपयोग जीनों और प्रोटीन के अनुक्रमों के मिलान में किया जाता है। देखिए, भारत सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग की, यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की जो स्थापना है, वो कब की है? 2015 में की है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की स्थापना कब की गई है? 2015 में की गई है। बायोपायरेसी क्या होता है? देखिए, बायोटेक्नोलॉजी में बायोपायरेसी शब्द का उपयोग किया जाता है। जैसे किसी मल्टीनेशनल कंपनी या संगठन द्वारा किसी राष्ट्र या उससे संबंधित लोगों की बिना अनुमति के जैव संसाधनों का उपयोग कर लेना क्या कहलाता है? बायोपायरेसी कहलाता है। मान लीजिए, जैसे हमारे यहाँ बासमती धान की जो किस्म थी, वो भारत में हजारों सालों से होती आ रही थी, लेकिन 1977 में अमेरिका की कंपनी ने इस पर पेटेंट लगा दिया। तो बिना हमारी अनुमति के ये सारा काम किया गया था। तो ये क्या? बायोपायरेसी है। हालांकि बाद में यह पेटेंट हमें ही प्राप्त हुआ, क्योंकि हमारे यहाँ धान जो है वो बहुत लंबे समय से होता आ रहा था। आगे हम बात करें जीईएसी। जीईएसी ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। ये क्या काम करती है कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि जेनेटिक मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मतलब चाहे वो ट्रांसजेनिक पादप हों, चाहे वो ट्रांसजेनिक जंतु हों, चाहे वो हमने जेनेटिक मॉडिफाइड करके कोई क्रॉप बनाई है, उस क्रॉप की वैधानिकता कितनी है, वह कितनी जनसेवा कर सकती है, और उसकी सुरक्षा के बारे में जो निर्णय लेती है, अप्रूवल जो सबसे बड़ी कमेटी होती है, वह क्या होती है? जीईएसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी होती है। ये क्वेश्चन भी परीक्षाओं में बहुत पूछा गया है, और इसका राइट आंसर क्या होता है? जीईएसी होता है। कि भाई कौन सी जेनेटिक मॉडिफाइड और जो क्रॉप्स हैं, उनके बारे में सही निर्णय लेने का काम, कि कौन सी जो किस्म है उसको पास किया जाए, कौन सी किस्म को पास नहीं किया जाए, कौन सी किस्म लंबे समय तक चल सकती है, कौन सी नहीं चल सकती, इन सभी के बारे में निर्णय कौन लेती है? जीईएसी इन सभी के बारे में क्या लेती है? निर्णय लेती है। चलिए, आगे हम बात करें 1977 में, 1977 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती धान का पेटेंट करा लिया, जबकि बासमती धान हजारों सालों से भारत में उगाया जा रहा है। यह बायोपायरेसी की क्या आता है? श्रेणी में आता है। तो मैंने अभी अभी बताया था कि बायोपायरेसी में एक एग्जाम्पल के रूप में लिया जा सकता है कि भाई जो हमारे यहाँ धान होता था, उसका पेटेंट किसने करा रखा था? अमेरिका ने करा रखा था, जबकि हमारी कोई अनुमति नहीं ली, तो उसे क्या कहा जाएगा? बायोपायरेसी। अब हम बात करते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल। ट्रांसजेनिक एनिमल का मतलब ये होता है कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमने ऐसे जंतुओं को विकसित किया जो हमारी इच्छानुरूप जो लक्षण है वो प्रदर्शित कर रहे थे। तो उन्हें क्या बोलते हैं? हम ट्रांसजेनिक जंतु कहते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं।
ट्रांसजेनिक एनिमल में हमने किन किन को विकसित किया है, देखिए ये एग्जाम्पल भी याद रखिए कि बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हमने कौन कौन से ट्रांसजेनिक एनिमल विकसित किए हैं। चूहा, खरगोश, सूअर, भेड़, गाय और मछलियाँ। दोबारा सुनिए, चूहा, खरगोश, सूअर, भेड़, गाय और मछलियाँ हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में विकसित की हैं। इनमें सबसे ज़्यादा 95% तक जो ट्रांसजेनिक एनिमल हमने बनाए हैं वो क्या बनाए हैं, चूहे। और इंग्लिश वर्जन यदि आए पेपर में कभी आए तो उसे हम माइस कहते हैं। क्या बोलते हैं, माइस। देखिए रैट माने भी चूहा होता है और माइस जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल है, ट्रांसजेनिक चूहा है, जिसे हम क्या बोलेंगे, माइस कहेंगे। ये कितने हैं, 95%। या सबसे ज़्यादा हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में किसको विकसित किया है, चूहों को विकसित किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसजेनिक एनिमल जो सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाएगा, हम किसी भी दवाई को हमने बनाया तो चूहों पर प्रयोग करेंगे, टीके को हमने बनाया तो चूहों पर प्रयोग करेंगे। ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज़ क्या करते हैं, कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस और अल्जाइमर जैसे रोगों के नमूने के रूप में ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग किया जाता है कि भाई कोई भी दवाई बनाई है तो इस रोग का क्या, उस रोग पर क्या असर पड़ेगा। तो हम किस पर, मानव पर उपयोग ना करके उसको डायरेक्ट किस पे करते हैं, चूहे पे करते हैं, क्योंकि चूहे पर प्रयोग किया जा सकता है। मानव पे यदि कोई हानिकारक प्रभाव हो गया तो दोबारा से मानव थोड़ी बनाया जा सकता है, जबकि चूहा जो है वो ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में हम विकसित कर सकते हैं। नेक्स्ट है 1977 में सर्वप्रथम पारजीवी गाय, यानी जो हमने ट्रांसजेनिक एनिमल के रूप में गाय जो विकसित की 1977 में, उसका नाम था रोजी। मानव प्रोटीन संपन्न दूध 2.4 ग्राम प्रति लीटर प्राप्त किया। इस दूध में अल्फा लैक्ट एल्बुमिन पाया जाता है जो शिशु के लिए अत्यधिक पोषक होता है। यानी हमने ऐसी गाय को विकसित किया जिसका दूध शिशु के लिए पोषक युक्त था, यानी माँ का जो दूध होता है उसी तरह से शिशु के लिए पोषक दूध को देने वाली गाय को हमने बनाया। तो कहीं ना कहीं ये मानव जीवन के लिए लाभकारी है कि भाई हमने पोषक पदार्थों के रूप में गोल्डन राइस बनाया जिसमें विटामिन ए मिलती है, चावल के माध्यम से विटामिन ए ले सकते हैं। और हमने ऐसी गाय बनाई जिसके दूध में क्या है, शिशु के लिए पोषक पदार्थ उपलब्ध हैं, जैसे अल्फा लैक्ट एल्बुमिन इनमें उपलब्ध है। जब हमने पोलियो को टीका बनाया तो पोलियो के टीके की जांच सबसे पहले हमने किस पे की, चूहों पर की। किस पे की, चूहों पर। तो देखिए टीके को विकसित करने में भी बायोटेक्नोलॉजी का क्या है, सहयोग है। और मैं स्टार्टिंग से ही आपको समझाता आ रहा हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी ने मानव जीवन को बदलने में बहुत ज़्यादा सहयोग किया है, और यही सहयोग आने वाले भविष्य के लिए हमारे जैविक जो अनुसंधान है उनके लिए एक आधारभूत स्टेज तैयार कर रहा है कि आने वाले समय में हम बहुत कुछ परिवर्तन को देखने को मिल सकता है। चलिए एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। 1977 में एक अमेरिकन कंपनी ने बासमती धान का पेटेंट किया है, और बासमती धान का पेटेंट किसमें है, बायोपायरेसी का उदाहरण है। ट्रांसजेनिक एनिमल कौन कौन से हैं, चूहा, खरगोश, सूअर, भेड़, गाय और मछलियाँ। इसमें सबसे ज़्यादा क्या है, चूहे हैं। अच्छा, ट्रांसजेनिक एनिमल का उपयोग किसमें करते हैं हम, कोई भी दवाई है उसका प्रयोग हम किस पर देखते हैं, ट्रांसजेनिक एनिमल पर देखते हैं। किसी रोग की जानकारी के बारे में प्राप्त करना हो तो हमें ट्रांसजेनिक एनिमल पर उसके प्रभावों का अध्ययन करते हैं। 1977 में रोजी गाय को विकसित किया गया जिसके जो दूध है वो शिशु के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा पौष्टिक है। और पोलियो टीके की जांच के लिए जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वो भी किस पर किया गया था, चूहों पे किया गया था। अंत में हम बात करते हैं 1990 में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके एक 4 वर्षीय लड़की एडिनोसिन डीएमिनेज की कमी को दूर किया गया। यानी एडिनोसिन डीएमिनेज जो एंजाइम है उसके द्वारा जो नेगेटिव इफेक्ट हो रहे थे इसकी कमी से, उसकी कमी को हमने आनुवंशिक संरचना के रूप में उसको इंसर्ट करा के उसकी कमी को दूर कर दिया गया, और जो लड़की जो थी वो बीमार थी आनुवंशिक रूप से, उसको हमने क्या कर दिया, स्वस्थ कर दिया। तो बीमारियों के इलाज में भी कहीं ना कहीं क्या है, बायोटेक्नोलॉजी या प्रौद्योगिकी क्या है, उपयोगी है। कायिक संकरण, देखिए कायिक संकरण का अर्थ होता है कि मान लीजिए दो जीव हैं, उनकी कोशिका के जीव द्रव्य को आपस में मिला दिया, कोशिका के जीव द्रव्य को आपस में मिला दिया, तो उससे एक नए पौधे के उत्पाद का विकास करना, उसे हम कायिक संकरण कहते हैं। इसमें हमने पोमेटो का विकास किया है, यानी पोटैटो और टोमेटो की किस्म के मतलब जो कोशिकाएं हैं उनके जीव द्रव्य को मिलाकर पोमेटो का हमने क्या किया है, विकास किया है। तो पोटैटो और टोमेटो से मिलकर बना है पोमेटो। ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर भी बायोटेक्नोलॉजी का ही भाग है। टिश्यू कल्चर में क्या होता है कि हम पौधे के अनेक भागों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, तो वह भी किसका भाग है, बायोटेक्नोलॉजी का भाग है। भारत में देखिए 1966-67 में हरित क्रांति आई जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है वो गेहूं की फसल पर पड़ा, और गेहूं की फसल पर पड़ा तो यह जो हरित क्रांति आई वो बायोटेक्नोलॉजी का ही परिणाम था।
हमने बायोटेक्नोलॉजी से नई किस्मों को क्या किया था, विकसित किया था। और इस बायोटेक्नोलॉजी से जो नई किस्म विकसित हुई उसके द्वारा भारत में हरित क्रांति आई, जहाँ पर पहले हम खाद्य भारत दुनिया के अन्य देशों से आयात करते थे। हम इतने संपन्न हो गए कि हम दूसरे देशों को वर्तमान में क्या करते हैं, निर्यात करते हैं। अपने लिए तो हम बना ही रहे हैं, लेकिन दूसरे देशों के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, भेज रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा जो प्रभाव है वो किस पे हुआ था, गेहूँ पे हुआ था। अगर हम हरित क्रांति के बारे में थोड़ा सा जानना चाहें तो हरित क्रांति का जनक नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को। और भारतीय हरित क्रांति का जनक डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने बायोटेक्नोलॉजी का जो चैप्टर है वो डे बाय डे आपको जो रात को 9 बजे जो क्लास प्राप्त होती है उसके माध्यम से हम आपको कराते जा रहे हैं। आप इस चैनल से जुड़े रहिए, रोजाना 9 बजे इस क्लास को देखिए। आपको बायोटेक्नोलॉजी के जो भी आने वाले भविष्य में जो क्वेश्चन होंगे वो निश्चित रूप से इस जो क्लास है उससे बाहर नहीं जाएंगे। हो सकता है कि भविष्य में मान लीजिए कोई ऐसी खोज हो जाए जो करंट अफेयर से संबंधित है, तो उसको हम करंट अफेयर में पढ़ लेते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी के जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट थे, जितने भी इम्पोर्टेंट बातें थी, वो सारी चर्चा की गई हैं। और आप कभी भी बायोटेक्नोलॉजी से संबंधित सिविल सर्विसेज का, चाहे वो यूपीएससी का ही क्यों ना हो, यूपीपीएससी का ही क्यों ना हो, कभी भी पेपर में यदि क्वेश्चन आएगा तो वो इन्हीं क्लासों से आएगा। अब हम कल इसके क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद फिर भविष्य में मैं इस क्लास को एक ही बार में इसको रिवीजन भी करा दूंगा। तो इस तरह से हमारी ये क्लासेस चलती रहेंगी। लगातार आप शाम को 9 बजे जुड़े रहिए, रोजाना इन क्लासेस को देखते रहिए, टॉपिक बाय टॉपिक आपको मिलते जाएंगे। ये क्लास इस तरह से आपको प्रस्तुत नहीं हो पाएंगी कि एक ही दिन में पूरा टॉपिक फिनिश हो गया। जिस तरह से रोजाना आप एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो उसी तरीके से ये क्लासेज आपको देखने को मिलेंगी, उस तरीके से आपको क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो कल हमारा जो टर्न होगा वो होगा क्वेश्चंस का, तो उन क्वेश्चंस को आप ज़रूर देखिए और आप उन क्वेश्चनों के माध्यम से आपकी जो बायोटेक्नोलॉजी की जो भी कोई पॉइंट है मिसिंग हो गया है तो उसको आप रिवीजन कर सकते हो और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके आप हल कर सकते हो। इसी के साथ मैं ये कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट आर.एस. प्री के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की तैयारी कर रहे हैं और इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और हमें कमेंट करके बताएं कि आपको ये क्लासेस कैसी लगी, किस तरह का मैटर आपको प्रस्तुत किया जा रहा है। इस तरह की चर्चा आप ज़रूर कीजिए जिससे कि इंटरेक्शन बना रहेगा, तो हमें ये पता चलता रहेगा कि हमारे साथ सक्रियता से कितने विद्यार्थी जो हैं वो जुड़े हुए हैं। अपनी तैयारी को करते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।